Okay, now start with the concept that is called basis of law. Law को literally में हम कहते हैं कानून. Is there any requirement of कानून? क्या कानून की कोई रिक्वायरमेंट थी? कब से नीड अराइज हुई? कब से जरूरत पड़ी कानून की? सही बात है, इसने सीधा मर्डर पे कूद गया, किसी का मर्डर कर देते हो, ठीक है. उसके पहले कुछ अच्छी अच्छी बातें भी कर लो. रिक्वायरमेंट है. और कुछ आंसर? आंसर इज देयर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ? आंसर इज बिल्कुल. अगर कोई पूछे क्या रिक्वायरमेंट है लॉ की, आंसर इज यस, बिल्कुल. कि फॉलो कर सके सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को. बिकॉज बिना डर के तो एक बच्चा भी नहीं शांति से बैठता. ये तो फिर भी हम जैसे इंसानों को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं. रेगुलेशन, सॉरी, फॉलो कर सके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, सो दैट हर कोई शांति से काम करे, शांति से बातचीत करे, झगड़े ना हो, वायलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो. तो मैं सिंपल बोलूँगी देश में शांति बनी रहे. किस काम को लेकर? हर काम को लेकर, ठीक है. तो कहा जस्ट टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ. अच्छा, लॉ आया कहाँ से? व्हाट इज द सोर्स ऑफ लॉ? बना कहाँ से लॉ? रिक्वायरमेंट कहाँ से आई लॉ की? मतलब बेसिक कहाँ से मिल गया लॉ को? सीधा क्वेश्चन. चलो लीगल काम तो हुआ, वो तो अब की बात है. लेकिन मैं पुरानी बातें करूँ तो जब सती सिस्टम हुआ करता था, जब लाला जी वगैरह आते थे घर के बर्तन बिकवाने, कि भाई तुमने मेरा ब्याज नहीं दिया, मूल क्या पे करोगे, चलो घर के बर्तन दो, प्रॉपर्टी हथियाना. उससे पहले की बातचीत कर रही हूँ. व्हाट आर द सोर्स ऑफ लॉ? एग्जैक्टली, राजा महाराजाओं के टाइम से भी लॉज आए हैं. आंसर इज राजा महाराजा के कैसे आए? क्योंकि उस टाइम वो भी तो न्याय करते थे. लेकिन बात ये थी कि उस टाइम पे ना हर राजा का अपना एक क्षेत्र, अपना एक डिस्ट्रिक्ट एरिया हुआ करता था. तो आंसर देखा जाए तो बहुत सारे न्याय बन जाते थे, बहुत सारे लॉ बन जाते थे. तो कहीं ना कहीं टफ रहता था इन सारी बातों को मानना. लेकिन उस बात के लिए राजा के लिए तो खुशी थी, क्योंकि उसके क्षेत्र की समस्या को वो पूरा कर रहा है. तो आंसर इज यस, ये टाइम बहुत पुराने डर से चलता आ रहा है. तो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ लॉ की मैं बात करूं तो यहाँ एक नॉर्मल पॉइंट आता है. राजा महाराजा के डिसीजंस भी होते हैं, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा और आगे बढ़े तो यहाँ पे हम कहते हैं सोर्स ऑफ लॉ को लेकर एक नॉर्मल पैरालांस को लेकर चलती हूँ, दैट इज टू बी नोन एज कॉमन लॉ. कॉमन लॉ का मतलब होता है लॉ ऑफ ब्रिटिशर्स. कहा था ना अंग्रेज चले गए, कानून छोड़ गए. और आज के टाइम पे वेरियस एक्ट ऐसे हैं जो उस टाइम से फॉलो हो रहे हैं यहाँ तक, जिसमें हमारे एक्ट में एक ही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो आंसर है सोर्स ऑफ लॉ की बात करें तो कहीं ना कहीं एक कॉमन लॉ है लॉ बनाने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट जुडिशियल डिसीजंस है लॉ बनाने के लिए. जुडिशियल डिसीजन का मतलब क्या होता है? लॉ तो बन जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे कुछ बातें लॉ नहीं कहता, तो कोर्ट अपनी जजमेंट देती है, एंड दैट इज टू बी नोन एज जुडिशियल डिसीजन, ठीक है. तो कहा गया कि एक नॉर्मल पैरालांस आया जस्ट लॉ को एक बेसिक प्रोवाइड किया. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ मैं कहूँ कस्टम्स ऐसे हुआ करते थे जिसने लॉ को बनाया. क्या सत्य सिस्टम आज के टाइम पे अवेलेबल है? नहीं. क्यों? क्योंकि वो कस्टम आगे लोगों ने फॉलो किया ही नहीं. लेकिन मैं कहूँगी लाला जी वाला सिस्टम कि लाला जी ने पैसे लिए, लाला जी ने पैसे दिए, टाइमली पेमेंट नहीं करोगे तो लाला जी तुम्हारे घर के बर्तन ले जाएंगे, प्रॉपर्टी के कागज ले जाएंगे. क्या ये सिस्टम आज के टाइम पे है? आंसर है तो सही, लेकिन लीगल मैनर में. जैसे कहते हैं ना कि पैसा नहीं है तुम्हारे पास तो लिख कर दो, तो हम कहते हैं ठीक है बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो. बिल ऑफ एक्सचेंज की मेच्योरिटी हुआ, ठीक है. तो जिसने पैसा दिया तुम्हें वो तुम्हारे पास भागता हुआ आता है, कहता है ना कि 3 दिन का समय देता हूँ, 3 दिन के अंदर और पैसे दे देना, वरना आकर तुम्हारे घर का सामान उठा लूंगा. तो लाला जी की तो लैंग्वेज यही हुआ करती थी. तो वो 3 दिन का समय पुराने कस्टम में आज के टाइम पे क्या बन गया? ग्रेस पीरियड. और इस ग्रेस पीरियड को हमारे यहाँ लीगल इंस्ट्रूमेंट में दिया गया. क्वेश्चन इस जो मैं बातचीत कर रही हूँ वो कहाँ लिखा है? तो आंसर इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. ये भी एक एक्ट है 1881 जिसमें ये सारी बातें की गई हैं.
तो कहने का मतलब है जो पुराने के कस्टम है जिसको दुनिया ने लॉ ने मान्यता दे दी, वो भी आज के टाइम पे क्या बन गया, लॉ। तो देखा जाए एक सोर्सेस, एक छोटी सी बात बताई कि इन सब चीजों को मिलाकर हमारे पास क्या बन जाता है आज के टाइम पे, लॉ। लेकिन बात ये होती है लॉ एक ही नहीं होता, देयर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल लॉ, बहुत से ब्रांचेस होती है लॉ की, सिविल लॉ, और एक नॉर्मल बोल रही हूँ इंटरनेशनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ जो डील करेगा, जैसे इसने बताया मर्डर, फ्रॉड, चोरी चकारी, इन सब चीज़ों के साथ जो पब्लिकली रॉन्ग एक्टिविटीज़ है रिलेटेड टू क्राइम, वो हम सब जानते हैं, तो वो कौन से लॉ के अंदर आएगा, क्रिमिनल लॉ। लेकिन जब हर इंसान को याद दिलानी है उसकी रूल्स एंड ड्यूटीज, मैं ये कहूँ सॉरी, राइट्स एंड ड्यूटीज, तो कौन सा लॉ उठ के आता है सामने, सिविल लॉ। दैट इज कॉल्ड रिलेटेड टू पब्लिक पॉलिसी, कि लोगों को राइट्स है, उनका हक क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको लेकर जो लॉ कैप्चर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सिविल लॉ। और इंटरनेशनल लॉ तब उठकर आता है जब हम आउटसाइड इंडिया डीलिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो कौन सा लॉ उठ के आएगा, इंटरनेशनल। तो दैट इज यू कैन से द बेसिस ऑफ लॉ, रिक्वायरमेंट है फॉलो करना। फॉलो बेसिस लॉ उठ के कहाँ से आया, तो दैट इज द कॉमन लॉ है, जुडिशियल डिसीजन है, कहीं ना कहीं कस्टम्स है जो आज के टाइम पे मान्यता मिल गई और बन गया प्रॉपर्ली बाय द लॉ। वही बताने जा रही हूँ अभी हम डिस्कस करते हैं। चलो, तो यहाँ पे बोला क्रिमिनल लॉ रिलेटेड टू वो सारी एक्टिविटीज़ जो क्राइम से रिलेटेड होती हैं, किडनैपिंग, चोरी चकारी, मर्डर, जो चीज़ देखा जाए लॉ की नज़रों में भी क्राइम है। लेकिन अगर हम अपने कंटेंट की बात करें, हमारा कंटेंट क्या रूल करता है, कौन सा कंटेंट है, देखना बुक को, दैट इज कॉल्ड बिजनेस लॉ। क्या बिजनेस करना क्राइम है? नहीं, बिल्कुल सब बिजनेस करते हैं, लेकिन बिजनेस में भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ ड्यूटी है, तो वो कहाँ फॉलो होंगी, तो हम जो लॉ पढ़ रहे हैं वो किसको रेगुलेट कर रहा है, सिविल लॉ, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। बात क्लियर हुई? तो यस, हमारी बुक किसके आर पार घूमेगी सिर्फ, और अगर सिविल लॉ में कुछ कंटेंट आ गया जो क्रिमिनल से रिलेट कर रहा है तो वो किस में जाएगा, वो डिस्कस करेंगे तो बताती चलूंगी। चलो, ये तो बात आ गई रिक्वायरमेंट की एज वेल एज सोर्स ऑफ लॉ की। लेकिन मेरा क्वेश्चन है जो बार बार पूछती हूँ, लॉ बनता कैसे है, कहाँ से उठ के आया लॉ, मन किया उठ गया, मन गया बैठ गया, मन किया खत्म हो गया, ये लॉ उठ के कैसे आया, और अगर कांड ना हुए तो फिर बनेगा ही नहीं लॉ। यस, रिक्वायरमेंट है तो लॉ बनता है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि लॉ क्यों बनाया, मेरा क्वेश्चन है लॉ बना कैसे, मतलब कि हम कहते हैं कि ये लॉ इफेक्टिव में कैसे आया, कैसे गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करती है और पब्लिक सिटीजन्स को कहती है कि इसे मानना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, मानना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन है नहीं मानना या ना मानना है, मानना ही पड़ेगा। तो ये लॉ कहाँ से एक चीज़ उठ के आई, मतलब क्यों इसको इम्प्लीमेंट किया गया, आंसर इज फॉलो करें रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन ये बनता कैसे है, हाउ इट इज मेड, हाउ इट इज मेड और कम इन इफेक्टिव। तो आंसर इज, इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले पार्लियामेंट, जहाँ पे मिनिस्टर्स बैठे होते हैं जो वेलफेयर की बात करते हैं, जो सिटीजन्स की देखभाल की बात करते हैं। और पार्लियामेंट में कितने हाउसेस होते हैं, 2 हाउसेस है ना, कौन कौन से, राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा, उसके बाद कहाँ जाते हैं, लोकसभा। तो देखो क्या होता है ना, जब मिनिस्टर्स को लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे देश में ये कानून आना ही चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ एंटायर नेशन, तो वो तैयारी कर देते हैं लॉ को लाने की। अब क्वेश्चन उठता है, तैयारी जब वो लाने से करते हैं तो पार्लियामेंट में वो लॉ पहले किस नाम से जाना जाता है, न्यूज़ में तो सुना ही होगा, ये बिल पास हुआ, वो बिल, हाल फिलहाल कितने बिल्स पास हो रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बोला। तो वो बिल पहले कहाँ जाएगा, ठीक है, इसने पास किया,
तो उसके बाद कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? दोनों हाउसेस ने पास कर दिया। चलो यहाँ से जहाँ से मेजॉरिटी से पास हुआ, मेजॉरिटी से पास होने के बाद ये किसके पास जाएगा साइन के लिए? फॉर साइनिंग इट गोज टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके पास जाता है फॉर साइनिंग? प्रेसिडेंट। और कहा दोनों हाउसेस ने पास कर दिया ना, तो अब जस्ट फॉर्मेलिटी है, साइन कौन कर देगा? प्रेसिडेंट। और जैसे ही इसने साइन कर दिया तो दैट लॉ बिकम इफेक्टिव। डेट नोटिफाई कर दी जाती है कि आज साइन इस दिन हुआ, इस तारीख से ये बिल, ये लॉ इफेक्टिव हो जाएगा, ये कहूँ ये एक्ट इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो यस कोई पूछे लॉ कैसे बनता है, तो लॉ कुछ इस रास्ते से गुजरते हुए जाता है और बिकम इफेक्टिव हो जाएगा ऑन प्रिस्क्राइब्ड डेट, ऑन प्रिस्क्राइब्ड डेट। दैट इज यू कैन कॉल द बेसिस ऑफ फाइन। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि लॉ बनता कैसे है, लॉ की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, और एज वेल एज लॉ का सोर्स क्या है। तो हम अब अपने चैप्टर में जितने भी लॉ पढ़ने वाले हैं, तो लॉ बनने का सोर्स ये है, और अपार्ट फ्रॉम ये लॉ बना कैसे, तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स कि इंडिया अपनी पार्लियामेंट, अपनी गवर्नमेंट इसको ऑप्ट कर लेती है और अपने देश के नागरिक के लिए उसे इफेक्टिव कर देती है। दैट इज टू बी कॉल्ड द सोर्सेस ऑफ द स्ट्रिक्ट। लिखना है, लिखना है, देख लो।